वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अच्छा, हम पिछले लेक्चर में हमने यहाँ के रुके थे कि हम डिस्कस कर रहे थे ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एसेंशली जो है हमारे मेटेलिक स्टेट ऑफ मैटर को हम स्टडी कर रहे थे और उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी हासिल करना चाह रहे थे। और उस सिलसिले में जो मॉडल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जेलियम मॉडल है। और इसमें दो इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस थी। एक जो है काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूशन थी टोटल एनर्जी में, और दूसरी जो है वो कूलॉम इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स थी। और पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम एक पैरामीटर डिफ़ाइन कर सकते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन गैस पैरामीटर कह सकते हैं, जिसको हम ये RS है, डायमेंशनलेस पैरामीटर है। और ये बेसिकली इज एसेंशली a measure of the electron density in the system. और हमने ये देखा था क्योंकि RS को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द फर्मी वेव नंबर, और फर्मी वेव नंबर जो है वो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। तो इस लिहाज से अगर आपके पास ये इन्वर्सली रिलेटेड है इस एक्सप्रेशन में, तो अगर सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लार्ज है यानी कि डेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो उसमें RS वैल्यू स्मॉल होती चली जाएगी। अच्छा, अब इसका मतलब एक तो चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो है जेलियम मॉडल के अंदर मेटेलिक स्टेट के लिए, और जनरली ये फर्मियोनिक सिस्टम्स में ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो कि इलेक्ट्रॉन गैस पैरामीटर हम उसे कह सकते हैं। और ये इसेंशली इज़ अ मेजर ऑफ द डेंसिटी, जैसे मैंने कहा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि अब हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी जब डिटरमिन करना चाहते हैं तो हमें बेसिकली ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी पर पार्टिकल, पर इलेक्ट्रॉन हम डिटरमिन करना चाह रहे हैं। मगर ये प्रॉब्लम जो है ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इट्स नॉट ईजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बिकॉज इट्स अ मैनी बॉडी प्रॉब्लम जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि सिर्फ अगर काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूशन ली जाए तो वो हम जानते हैं कि कैसे डिटरमिन की जा सकती है, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन भी और जो है ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी और काफ़ी पहले हमने जब हम नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गैस डिस्कस कर रहे थे तो उस वक्त हमने ये नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गैस में तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूशन है टोटल एनर्जी में, तो वो हमने डिटरमिन की हुई है। अलबत्ता क्योंकि ये प्रॉब्लम एनालिटिकली सॉल्व नहीं की जा सकती, तो इसलिए आपको कोई और अप्रॉक्सीमेट मेथड का सहारा लेना पड़ता है। और जो एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है वो ये है कि आप एज अ फर्स्ट स्टेप वो आप कर सकते हैं कि पर्टर्बेशन थ्योरी का इस्तेमाल करें। पर्टर्बेशन थ्योरी का मतलब ये है कि आपकी मैनी बॉडी ग्राउंड स्टेट तो ये है जो कि नॉन इंटरेक्टिंग है, यानी कि आपने इंटरेक्शन शामिल नहीं की, और इंटरेक्शन को शामिल करके आपके पास करेक्शंस आनी शुरू हो जाती हैं। फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन करेक्शन, सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन करेक्शन, थर्ड ऑर्डर एंड सो फोर्थ। पर्टर्बेशन थ्योरी ने अगर वर्क करना है तो फिर हमें ये ज़रूरी है कि ये हायर ऑर्डर जो पर्टर्बेशन टर्म्स हैं ये ज़ीरोथ ऑर्डर पर्टर्बेशन टर्म से स्मॉल हों, और जो आगे टर्म्स आती चली जाती हैं वो मज़ीद जो पिछली प्रीवियस टर्म्स हैं उनसे छोटी होनी चाहिए उनकी कंट्रीब्यूशन। तभी हम इस पर्टर्बेशन सीरीज़ को, ये जो एक सीरीज़ बन रही है, इसको किसी जगह कट ऑफ कर सकते हैं, जो कि एक रीज़नेबल उसी सूरत में हो सकता है कि अगर हायर ऑर्डर टर्म जो हैं वो स्मॉल कंट्रीब्यूशन दे रही हों, तो हम कह सकते हैं कि हम इस ऑर्डर के बाद तमाम टर्म्स को इग्नोर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जी फर्स्ट ऑर्डर के बाद हम तमाम टर्म्स को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये जितनी भी टर्म्स आ रही हैं क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन ज़ीरोथ ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से काफ़ी स्मॉल है, काफ़ी का जो है वो एक क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरीके, कितना कम हो कितना ज़्यादा, वो एक और डिटेल्स हैं जिसमें अभी हम नहीं जाते। मगर बुनियादी चीज़ ये है कि ये हायर ऑर्डर कंट्रीब्यूशन जो है लोअर ऑर्डर कंट्रीब्यूशन से स्मॉल होनी चाहिए, तभी ये पर्टर्बेशन थ्योरी जो है वो वर्क करती है। पर्टर्बेशन थ्योरी का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। ये जो है ये फर्स्ट जो ज़ीरोथ ऑर्डर टर्म है ये सिर्फ, और इसमें सिर्फ कंट्रीब्यूशन काइनेटिक एनर्जी का, जो फर्स्ट ऑर्डर टर्म है वो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू, जिसमें आपने पर्टर्बेशन के तौर पर कूलॉम पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स को शामिल कर लिया, और इसी तरह हायर ऑर्डर टर्म्स। अच्छा, अब
पर्टर्बेशन थ्योरी का अगर इस्तेमाल करना है तो फिर हमारे पास ये जो हायर टर्म स्मॉल होने चाहिए, और फिर हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि जो कूलॉम इंटरेक्शन एनर्जी जो है, ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कूलॉम इंटरेक्शन जो है, वो काइनेटिक एनर्जी से उसकी कंट्रीब्यूशन स्मॉल होनी चाहिए। अच्छा, अब हमने फिर क्या किया था पिछली दफ़ा कि हमने जो काइनेटिक एनर्जी टर्म थी, जो कि बेसिकली ई नॉट जो ज़ीरो ऑर्डर टर्म है, जिसमें आपने कूलॉम इंटरेक्शन को शामिल नहीं किया पर पार्टिकल, वो इट इज़ गिवन बाय दिस। एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है it is given by this because it's between two electrons with charge E, and they're separated by a distance of rs a naught. a naught आपको याद है कि बोहर रेडियस है। तो अगर आप इसको देखें तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, it goes as 1 over r s squared, whereas the potential energy goes as 1 over rs। तो इनका अगर रेशो लिया जाए तो ये बन जाता है, और इससे जाहिर होता है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी को स्मॉल होना है रिलेटिव टू काइनेटिक एनर्जी जो कि डिनोमिनेटर में है, एंड दे आर प्रोपोर्शनल टू आर एस, ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर एस, तो आर एस को जब आप स्मॉल करते चले जाएंगे, ज़ीरो की तरफ जब अप्रोच करेंगे, तो फिर जो है पोटेंशियल एनर्जी विल बी स्मॉलर रिलेटिव टू काइनेटिक एनर्जी। तो फिर आप कह सकते हैं कि हम पोटेंशियल एनर्जी को इस रजीम के अंदर पर्टर्बेशन के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। तो पहले तो ये भी मालूम होना चाहिए ना कि किस रजीम है। इसका मतलब आर एस गोज़ टू ज़ीरो रजीम के अंदर हम वी कैन ट्रीट दिस एज अ पर्टर्बेशन, यानी पोटेंशियल एनर्जी एज अ पर्टर्बेशन। अच्छा, अब आर एस गोज़ टू ज़ीरो का मतलब ये है कि वी आर इन द हाई डेंसिटी लिमिट, ठीक है, क्योंकि आर एस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अच्छा, फिर मैंने ये भी बताया था कि जो आप आर एस को स्मॉल करते चले जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी जिस तरह अभी बात हुई है विल डोमिनेट द पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरे एंड में अगर आर एस को लार्ज करते जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम मोर एंड मोर सिग्निफिकेंट रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी, और आर एस को काफ़ी लार्ज कर दें तो फिर आप एक और फेज ऑफ मैटर की तरफ पहुंच जाते हैं जो कि विग्नर क्रिस्टल कहलाता है। इसका भी मैंने जिक्र किया था। अब जो आमतौर पे मेटल्स हैं उनकी आर एस जो है इस रेंज में लाया करती है, इट्स नॉट रियली क्लोज टू ज़ीरो, सो बट स्टिल वी मेक दिस अप्रॉक्सीमेशन, और हम देखते हैं कि इस अप्रॉक्सीमेशन से हमें क्या जो है रिजल्ट्स मिलते हैं। सो क्योंकि हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा तरीके नहीं है इस मैनी बॉडी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो जो हम अप्रॉक्सीमेट मेथड से अप्लाई कर सकते हैं वो हम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारे सामने अब सवाल ये है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, यानी कि हमने अब ये मालूम करना है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी का इस्तेमाल करना है जिसमें पर्टर्बेशन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, उसको हमने करने के लिए let's just do that. So what we're doing, basically going to use standard perturbation theory. Standard perturbation theory. स्टैंडर्ड पर्टर्बेशन थ्योरी में क्या करते हैं कि आप एक नॉन इंटरेक्टिंग ग्राउंड स्टेट में एक्सपेक्टेशन वैल्यू मालूम करते हैं पर्टर्बेशन की, यानी अगर आप याद करें तो अगर ये नॉन इंटरेक्टिंग ग्राउंड स्टेट है साइज ज़ीरो, तो आप पर्टर्बेशन को आप एच प्राइम से जाहिर कर रहे हैं, तो दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन स्टैंडर्ड पर्टर्बेशन थ्योरी, जो कि आपने क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह में भी पढ़ा हुआ। टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन, यानी जो हमारी पर्टर्बेशन है पोटेंशियल एनर्जी इस केस के अंदर, या जनरली एच प्राइम जो है वो ऐसी पर्टर्बेशन होनी चाहिए जो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही एक्सप्लिसिटली। तो वही चीज़ हमारी इधर अप्लाई होती है, तो हमारे जो पोटेंशियल एनर्जी जो है इट इज़ टाइम इंडिपेंडेंट, सो वी हैव बीन यूजिंग दिस एक्सप्रेशन एसेंशियली। सिर्फ फ़र्क ये है कि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं तो आमतौर से हमारी ये जो है सिंगल पार्टिकल स्टेट्स होती हैं,
और फिर हम ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और कुछ सिंपल सिस्टम्स के लिए तो अगर आप जाएँ अपनी क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर नोट्स या टेक्स्ट बुक कोई भी पढ़ें तो आपको पता याद आ जाएगा कि ये जो है ये बड़ी आसानी से वैल्यूएट की जा सकते हैं कुछ सिस्टम्स के लिए जो कि हमारे स्टैंडर्ड सिस्टम्स हैं, जिस तरह हाइड्रोजन एटम के लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एंड सो फोर्थ। जनरली जो है इट्स नॉट सो ईजी टू वैल्यूएट दिस, बट देयर ऑलवेज वेज टू गो अबाउट इट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है आप जहन में रखें कि जो हमारे पास नॉन इंटरेक्टिंग ग्राउंड स्टेट है ना, नॉन इंटरेक्टिंग से मुराद ये है कि अनपर्टर्ब्ड ग्राउंड स्टेट, यानी जिसमें वो ग्राउंड स्टेट सिस्टम की जिसमें आपने पर्टर्बेशन जब अप्लाई नहीं की, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूशन जो है, यानी इधर पर्टर्बेशन जो है पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जब आप शामिल करें टोटल एनर्जी में, तो जो ग्राउंड स्टेट बनती है। अब ये जो ग्राउंड स्टेट है ये मैनी बॉडी ग्राउंड स्टेट है, नॉट अ सिंगल पार्टिकल ग्राउंड स्टेट। और ये जो मैनी बॉडी ग्राउंड स्टेट है ये फील्ड फर्मी, जैसे कि हम पहले कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि सिर्फ अगर हम काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूशन लें तो वो फील्ड फर्मी बन जाती है, और पर्टर्बेशन हमारी जो है ना वो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये जानते हुए इसका मतलब ये है कि अगर हम हमारी बुक वाली नोटेशन हम इस्तेमाल करें तो ये जो हमारा है ये एफ फील्ड फर्मी को एफ से ज़ाहिर किया जा रहा है, ठीक है ना, और ये पर्टर्बेशन एच प्राइम, ठीक है ना। तो दिस इज़ द मैनी बॉडी ग्राउंड स्टेट, द फील्ड फर्मी। अच्छा जी, तो लेट्स गो अहेड। तो E1 जो है हमारा अब ये जो समेशंस वगैरह आ रही हैं ना, ये समेशंस आ रही हैं पोटेंशियल एनर्जी जो एक्सप्रेशन है ना उसमें से आ रही हैं। ये जो है ना आपको याद होगा ना, अब हमारा गैलियम जो मॉडल है मेटेलिक स्टेट के लिए, अब हमारा हैमिल्टोनियन ये बन गया। इसमें ये प्राइम जाहिर कर रहा है कि हम Q = 0 टर्म को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो कैंसिल आउट हो गई है इलेक्ट्रॉन आयन इंटरेक्शन की वजह से, और आयन आयन इंटरेक्शन की जो है कंट्रीब्यूशन एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, तो Q = 0 वहाँ से कैंसिल आउट हो जाती है। तो अब आपके पास हैमिल्टोनियन ये है, इसमें ये टर्म जो है जो काइनेटिक एनर्जी टर्म है इसको हमने अनपर्टर्ब्ड पार्ट ऑफ द हैमिल्टोनियन लिया हुआ है, और पर्टर्बेशन जो है वो ये पोटेंशियल एनर्जी टर्म है, ठीक है ना। जिस तरह मैंने इधर भी कहा है H0 and H prime, this is your H0, this is your H prime, and this H prime is going to go into the expectation value की जो एक्सपेक्शन है ना एक्सपेक्टेशन की, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है H प्राइम वो ऊपर से आएगा। तो इस वजह से आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर ये समेशन जो हैं ये नज़र आ रही हैं आपको, और 1/2V भी वहीं से आता है। आगे जो है ये जो फैक्टर आ रहा है ये भी जो है कूलॉम इंटरेक्शन का फोरियर यानी मोमेंटम स्पेस में जब इसको लिखा हुआ है, और बाकी जो है क्योंकि वो ये जो है ये एक नंबर ही है इसलिए आप इसको जो है इधर से बाहर भी ले सकते हैं, तो यही किया है इधर। बाकी ऑपरेटर्स को बाहर नहीं ले सकते क्योंकि ऑपरेटर्स ने इन स्टेट्स के ऊपर ऑपरेट करना, ओहो ऑपरेटर्स ने इन स्टेट्स के ऊपर ऑपरेट करना है, तो ऑपरेटर्स को बाहर नहीं ले सकते। ऑपरेटर से क्या मुराद है? ऑपरेटर से मुराद है ये ऑपरेटर्स। अलबत्ता ये जो प्री फैक्टर है ना ये एक नंबर है तो इसको आप बाहर ले सकते हैं। वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू में जो है आपके पास है उसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब समेशन के अंदर आएगा, मगर आपको एक्सप्रेशन के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता इनको बाहर नहीं लिख सकते ये ऑपरेटर्स क्योंकि इन्होंने ऑपरेट करना है जो आपकी स्टेट है ना उसके ऊपर ऑपरेट करना है, यानी ये जो आपकी ये वाली स्टेट है या इस केस के अंदर से साइन आउट होती है, तो जो भी ऑपरेटर इधर होता है उसको आप बाहर नहीं ले सकते, ऑपरेट करके एक्सप्रेशन आपके पास आती है। तो वो ये ऑपरेटर्स जो हैं वो इधर लिख लेते हैं। वहीं से ऊपर जो एक्सप्रेशन हमारी लिखी हुई है ना उसी को सीधे सीधे हमने यहाँ लिख दिया बग़ैर किसी रद्द बदल के। सिर्फ ये 2-3 चीज़ों का हमने ख्याल रखा है
के ऑपरेटर्स जो हैं उनको हमने ये ब्रैकेट के अंदर रहने देना है, और जो प्री फैक्टर्स उनको बाहर लिख देंगे, समेशन वगैरह एंड सो फोर्थ सारी बाहर आ जाएंगी। तो एसेंशियली अब हमारे पास जो काम रह जाएगा ना, जो काम हमारे पास रह गया है वो जो काम हमारे पास अब रह गया है वो यही है कि ये हमने एवेल्यूएट करने हैं मैट्रिक्स एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये इस किस्म के मैट्रिक्स एलिमेंट जो स्ट्रिंग ऑफ ऑपरेटर्स आ रहे हैं, इस किस्म की स्ट्रिंग ऑफ ऑपरेटर्स आ रहे हैं, इनको एवेल्यूएट करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो हमें समझना चाहिए कि इसको कैसे करना है। हम इसे दो तरीक़ों से करेंगे। आज के लेक्चर में तो हम डायरेक्टली इसको देखते हैं कि किस तरीके से एवेल्यूएट करना है। पहले तो ये समझें कि ये जब ये ऑपरेटर जब इस स्टेट के ऊपर ऑपरेट करते हैं, तो अगर ये मैट्रिक्स एलिमेंट नॉन ज़ीरो आना है, तो जो भी जब ये ऑपरेटर्स इस स्टेट के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो जो भी स्टेट आपको मिलेगी, क्योंकि जब ये ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे तो आपको कोई स्टेट मिलेगी, वो स्टेट जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो f के ऑर्थोगोनल ना हो, यानी कि वो आपको वापस f स्टेट ही मिलनी चाहिए। तभी आपका ये ओवरलैप जो है, यानी कि ये जब स्टेट आपके पास आएगी उसका जब इनर प्रोडक्ट आप f के साथ लेंगे तो फिर नॉन ज़ीरो रिजल्ट उसी सूरत में आएगा कि आप वापस f पे पहुँच जाएँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, कहने का मकसद ये है कि अगर जब आपके पास कोई ऑपरेटर है, मसालन ए ऑपरेटर है, वो किसी स्टेट के ऊपर ऑपरेट करता है तो आपको कोई और नई स्टेट दे देगा। लेट्स से दिस। अब आपने जब ये इसको इस तरह आप सोच सकते हैं जैसे कि ये जो सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं, दीज आर दिस ए ऑपरेटर, और आपको कोई नई स्टेट मिल गई। अच्छा, फिर जो नई स्टेट आपको मिली है ये वाली, अब इस स्टेट को आपने एक और स्टेट के ऊपर ओवरलैप उसका लेना है। तो ये नॉन ज़ीरो उसी सूरत में होगा कि अगर आपके पास वापस एफ स्टेट ही आ जाए, तो आप जो है ये इस केस के अंदर आपके पास ये सिचुएशन बनेगी कि ये जो फिज़िकली अगर आप देखें तो ये जो दो ऑपरेटर्स हैं ये इस फील्ड फर्मी सी से दो इलेक्ट्रॉन्स को एनहाइलेट कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन विद मोमेंटम के एंड अदर इलेक्ट्रॉन विद मोमेंटम के प्राइम। मोमेंटम से मुराद है एच बार के एंड एच बार के प्राइम। इस बार एच बार कहने के बजाय मैं मोमेंटम कह दूँगा। तो ये जो है यानी कि के सिग्मा स्टेट में एनाइलेट हो रहे हैं और ये के प्राइम सिग्मा प्राइम स्टेट में एनाइलेट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो है दो क्रिएशन ऑपरेटर्स हैं, तो ये दो स्टेट्स में क्रिएट कर रहे हैं। अब लाजमन ये के प्राइम फील्ड फर्मी सी के लिए, तो ये जब ये ऑपरेटर इस पर ऑपरेट करेगा तो नॉन ज़ीरो रिजल्ट उसी सूरत में आपको मिलेगा कि अगर ये के और के प्राइम जो है ये स्मॉलर देन के एफ है, क्योंकि के एफ से ऊपर वाली स्टेट्स तो अनफील्ड है। उनमें जब ऑपरेटर अनफील्ड स्टेट के ऊपर ऑपरेट करेगा, एनाइलेशन ऑपरेटर, तो ज़ीरो दे देगा। फील्ड स्टेट में ऑपरेट करेगा तो एक नंबर इलेक्ट्रॉन का कम कर देगा, एक और स्टेट दे देगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एनाइलेट हुआ है। तो ये दोनों जो है ना, ये ऑपरेटर्स मिलकर दो स्टेट्स में के सिग्मा एंड के प्राइम सिग्मा प्राइम स्टेट्स में दो इलेक्ट्रॉन्स को एनाइलेट कर रहे हैं फ्रॉम द इन द फील्ड फर्मी सी, और इनको उन्हीं स्टेट्स में क्रिएट करना है ताकि आप वापस आपको एफ स्टेट मिल जाए। तो इसकी जो है ना फिर दो सूरतें बन जाती हैं, यानी कि मैट्रिक्स एलिमेंट को अगर नॉन ज़ीरो होना है, फॉर द मैट्रिक्स एलिमेंट टू बी नॉन ज़ीरो, आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि k प्लस क्यू, यानी कि आपने ये मैच करना है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक क्रिएशन ऑपरेटर एक एनाइलेशन ऑपरेटर के साथ मैच करे, दूसरा दूसरे के साथ मैच करे। देखना, एक तो ये आपकी सूरत, ये अगर आपने जिस स्टेट के अंदर ये एनाइलेट हो रहा है उसी में अगर क्रिएट करना है तो उसकी सूरत ये है कि मिसाल के तौर पे पहली एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सिग्मा स्टेट में फील्ड फर्मी सी में के सिग्मा स्टेट जो है, इसका मतलब है के जो है वो लेस देन के एफ है, कोई वैल्यू के की, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एनाइलेट हुआ है
तो ये ऑपरेटर उसको एनाइलेट कर रहा है, तो उसी स्टेट में जो है ये ऑपरेटर क्रिएट कर रहा है। और उसी तरह ये जो है जिस स्टेट में एनाइलेट कर रहा है उसी स्टेट में ये क्रिएट कर रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इसको आप इसके साथ कपल कर दें और इसको इसके साथ कर दें। यानी पहले वाले कॉम्बिनेशन में तो आपने ये कहा ना, पहले वाले में आपने ये कहा, कौन सा ये इस्तेमाल, पहले वाले में आपने ये कहा कि इसको मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ, यानी कि मैं ये कह देता हूँ कि इसका इफ़ेक्ट इसको जो है, इसके इफ़ेक्ट को ये ख़त्म कर रहा है और इस वाले के को ये कर रहा है। एक ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन गई कि इसका जो है वो इसके साथ आ गया, यानी कि इस सी के साथ ये सी डैगर आ गया और इसके साथ फिर ये वाला आ गया। तो इसका मतलब आपके दो पॉसिबिलिटी हो गई, यानी दो, क्योंकि सी डैगर हैं, दो सी है ना, तो ये सी डैगर, पहला वाला सी डैगर आखिरी वाले सी के साथ और सेकंड वाला जो है वो सेकंड लास्ट सी के साथ, सी डैगर जो है सेकंड लास्ट सी के साथ। यानी कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि पहला वाला सी डैगर जो है ये लास्ट वाले सी के साथ और जो ये सी डैगर है ये इसके साथ। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो पहला वाला सी डैगर है वो सेकंड लास्ट सी के साथ और फिर ये सी डैगर जो है फिर इसके साथ। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ आपके पास आ गई, क्योंकि आपके पास दो क्रिएशन और एनाइलेशन ऑपरेटर्स हैं। और आपने करना क्या है कि यू वांट टू गेट बैक टू द सेम एफ स्टेट, फील्ड फर्मी सी स्टेट, जिस स्टेट में एनाइलेट हो रहे हैं उसी में क्रिएट करने। तो ये जो है इज़ इक्वल टू तो ये उसी स्टेट में एनाइलेट करना है। तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी ये बन गई कि ये के है और दूसरा के प्राइम माइनस क्यू और के प्राइम, ठीक है ना। तो इसका मतलब सेम स्टेट होने के लिए ज़रूरी ये है, अगर इनको इस वाले को इसके साथ रखना है तो फिर ये ज़रूरी है कि के प्लस क्यू जो है वो के के बराबर हो, के प्लस क्यू जो है वो के बराबर हो और के प्राइम माइनस क्यू जो है वो के प्राइम के बराबर हो, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक पॉसिबिलिटी तो ये बन गई। और दूसरी पॉसिबिलिटी यानी ये वाली वो पॉसिबिलिटी है जो कि ये आपका ऊपर ब्लू में जो पॉसिबिलिटी आपने दिखाई। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अब आपके पास दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन रही है जिसमें इसको जो है ना मैंने या ब्लू में, अब जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो रेड वाली है। तो रेड वाली में जो है मैं के प्लस क्यू को के प्राइम के बराबर रखूँ और उसी सूरत में सिग्मा को सिग्मा प्राइम भी रखना पड़ेगा। पहले वाले में सिग्मा का इसलिए इशू नहीं था क्योंकि सेम थे, देखना ये, और जब इसके साथ किया तो इस स्टेट का भी जो स्पिन प्रोजेक्शन थी वो सेम है, सिग्मा सिग्मा है, इसका सिग्मा प्राइम। मगर यहाँ थोड़ा इसका ख्याल रखना पड़ेगा, दूसरी जो कॉम्बिनेशन है कि उसमें कि जब आप इसको इसके साथ करेंगे तो ना सिर्फ ये मोमेंटा जो हैं या वेव नंबर जो हैं इनको इक्वेट करना है, बल्कि साथ ये भी देखना है कि सिग्मा जो है वो सिग्मा प्राइम के साथ हो, क्योंकि जो स्टेट्स हैं वो के और सिग्मा दोनों से डिफाइंड लेबल हो रही हैं, तो दोनों लेबल सेम होने चाहिए, स्पिन का भी और वेव नंबर या मोमेंटम का भी। तो दूसरी जो सूरत बनी वो बन गई के प्लस क्यू इज इक्वल टू के प्राइम माइनस क्यू is equal to k and sigma is equal to sigma prime, ठीक है ना। स्पिन को भी सेम होना, ऊपर वो लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो सेम ही आपको मिल रहे थे, ठीक है। तो ये दो सूरतें हो गई। अच्छा, अब इन दोनों ये वाली जो है ये रेड वाला आपके पास कर्व आ गया, ये मैंने रेड वाला जो एरोस लगाए हैं ना मैंने वो आ गया। रेड से मुराद है ये वाले, ये रेड वाले हैं और पहला वाला जो हम पॉसिबिलिटी थी ये वो अच्छा, पहले वाली जो पॉसिबिलिटी थी वो ब्लू से आई। अच्छा जी, अब जो है इस चीज़ को सामने रखते हुए थोड़ा गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर ये वाली सिचुएशन हो, यानी कि जब ये के प्लस क्यू इज इक्वल टू के हो और के प्राइम माइनस क्यू, तो ये इक्वलिटीज़ उसी सूरत में होल्ड कर सकती हैं
अगर Q 0 के बराबर, तो ये फोर्स कर रहा है हमें कि Q जो है 0 होना चाहिए। अब Q इज इक्वल टू 0 तो हमने पहले ही कंट्रीब्यूशन जो है वो हमने टेक केयर उसकी कर ली है, वो तो हम शामिल ही नहीं कर रहे। इसका मतलब है ये जो प्रोसेस है, इसका मतलब है ये वाला जो है पॉसिबिलिटीज़ को हमने कंसिडर नहीं करना, क्योंकि हमारी समेशन के अंदर Q इज इक्वल टू 0 वाला आ ही नहीं रहा। ये प्राइम ये चीज़ ज़ाहिर कर रहा है। ठीक, तो हमें दूसरी पॉसिबिलिटी सिर्फ देखनी है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी जो है उसी को हमने लेके आगे बढ़ना है, यानी कि इसमें हमने ये वाला केस इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास जो है E1 जो है वो बन गया 1/2V, या ऊपर वाली एक्सप्रेशन ही मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं ये कंडीशन लगाने लगा हूँ जो नंबर 2 वाली। ठीक है जी। अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं रहे K और K प्राइम, तो इसलिए हमने K और Q ले लें तो K प्राइम खुद ही डिफाइन हो जाता है, इसलिए K प्राइम के ऊपर समेशन की ज़रूरत ही नहीं है अब। क्योंकि इधर देखें ना, इन एक्सप्रेशन से आप Q की वैल्यू दे दें और K की वैल्यू दे दें तो K प्राइम खुद ब खुद ही आपको मिल जाता है, तो उस पर समेशन की ज़रूरत नहीं, वो इंडिपेंडेंट है ही नहीं। अच्छा, 4πe² आ गया आपके पास, और यहाँ पे आपके पास इस चीज़ को सामने रखते हुए जब आप ये कहते हैं कि ये जो है ये C डैगर K प्लस Q सिग्मा है, तो अब K प्राइम को आप इंडिपेंडेंट नहीं रहा, K प्राइम की वैल्यू डाल देते हैं इसके अंदर, इधर K प्राइम डाल देते हैं। K प्राइम जो है वो K प्लस Q है, जब इधर K प्लस Q डालेंगे तो Q कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये C डैगर K सिग्मा आ जाएगा। इसी तरह आप जो है यहाँ पे भी K प्राइम और सिग्मा प्राइम की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सिग्मा प्राइम की जगह सिग्मा आ जाएगा यहाँ से, जो ये सिग्मा आ गया, और यहाँ पे K प्राइम की जगह आप डाल देंगे K प्लस Q, तो K प्लस Q आप डालेंगे तो ये बन जाएगा K प्लस Q सिग्मा, और K वाले तो हम और सिग्मा वाले तो हम वैसे चला रहे हैं, मगर जहाँ पे भी K प्राइम्स और सिग्मा प्राइम्स आ रहे हैं वहाँ हमने ये कंडीशन जो हमारी थी इसको हमने इस्तेमाल कर लिया, और अब हम बेसिकली इस मैट्रिक्स एलिमेंट तक पहुंच गए। अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया, मगर इस तक हम पहुंच गए। अब ये पिछले वाले से काफ़ी आसान हो गया। क्यों ये आसान हो गया? क्योंकि अब आप जो है देखें तो ये यहाँ C डैगर K सिग्मा है, और ये C डैगर K प्लस Q है, और ये C K प्लस Q। इसका मतलब है अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज करें तो ये नंबर ऑपरेटर्स बन जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि Q नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए जब इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप एंटी कॉम्यूटेशन रिलेशन इस्तेमाल करके ही ये इंटरचेंज कर सकते हैं, इनकी को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अब आपके पास ये बन जाएगा कंसिडर द मैट्रिक्स एलिमेंट। अभी अगर हम मैट्रिक्स एलिमेंट कंसिडर करें, कंसिडर द मैट्रिक्स एलिमेंट, बाकी जो प्रीफैक्टर और समेशंस वगैरह ये जो आ रही है ना, इनको भी हम बाद में इसको डालते हैं, पहले ज़रा इसको कंसिडर करें, तो फिर हमारे पास ये बन जाएगा अभी पहले मैं इसको लिखता हूँ ना, जो पहले था हमारा, उसके बाद फिर ये C डैगर K सिग्मा, इनको इंटरचेंज किया, उस इंटरचेंज की वजह से ये माइनस साइन आ गया। ये माइनस साइन जो है ना, इस इंटरचेंज की वजह से है।
अब अगर आप जहन में रखें कि ये नंबर ऑपरेटर्स हैं, तो ये नंबर ऑपरेटर जब, और ये एफ जो फिल फर्मी सी है, इट्स एन आइगन स्टेट ऑफ द नंबर ऑपरेटर, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो उस केस में जब ये इसके ऊपर ऑपरेट करेगा तो हर स्टेट जो है विद अ सर्टेन स्पिन प्रोजेक्शन इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय वन इलेक्ट्रॉन अप टिल द फर्मी सरफेस। ठीक है ना, के की वैल्यू के एफ से नीचे जितनी भी स्टेट आप लेबल कर रहे हैं के एंड सिग्मा से लेस देन के एफ, तो वहाँ पे हर स्टेट जो है वो सिंगली ऑक्यूपाइड है बाय एन इलेक्ट्रॉन इन द फील्ड फर्मी सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सी डैगर के सिग्मा सी के सिग्मा है, जब ये, क्योंकि ये आइगन स्टेट है तो आपको आइगन वो वैल्यू मिल जाएगी। अगर ये के एफ से कम है के, तो ये स्टेप फंक्शन है, स्टेप फंक्शन 1 दे देता है। तो थीटा जो स्टेप फंक्शन है x इज इक्वल टू 1 फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड इट इज इक्वल टू 0 फॉर x लेस देन 0। ठीक है ना, तो ये फील्ड फर्मी सी जो है वो बेसिकली उसकी फीचर ही ये है कि अगर आप हर स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिटर्मिन करें या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस केस में, तो वो 1 मिलता जाएगा हर उस स्टेट में जिसकी वैल्यू के, जिसमें के की वैल्यू के एफ से कम है। तो वो उसको आप ये स्टेप फंक्शन का इस्तेमाल करके आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये स्टेप फंक्शन है। ठीक है ना, इस केस में ये स्टेप फंक्शन ये बन जाएगा कि थीटा के एफ माइनस के जो है वो 1 के बराबर है फॉर के एफ लेस देन के, और ये 0 के बराबर है फॉर के एफ ग्रेटर देन के। ठीक है, और जैसे ही होना चाहिए फिल फर्मी सी में कि तमाम वो स्टेट्स जो अबव द फर्मी सरफेस हैं वो अनऑक्यूपाइड है, और जो बिलो द फर्मी सरफेस दे ऑक्यूपाइड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि स्पिन को भी आप शामिल कर रहे हैं। तो हर स्पिन की प्रोजेक्शन के लिए स्पिन अप एक इलेक्ट्रॉन होगा स्टेट में, इसी तरह एक स्पिन डाउन जो है एक इलेक्ट्रॉन होगा स्टेट में, एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये अब आपके पास जो है आपने इसको जो है इस हद तक जो है सिंप्लीफाई कर लिया। तो इस तरह अगर आप सोचें तो ये जो है आपके पास है, ये जो है ये आपके पास नंबर ऑपरेटर आ गया k प्लस क्यू, मैं हैड ऊपर नहीं लगा रहा, और ये दूसरा जो नंबर ऑपरेटर है आपके पास ये n के सिग्मा, ये सिग्मा भी लगाना चाहिए। यस, ये दो नंबर ऑपरेटर्स आ गए। ठीक है, अच्छा अब आपके पास जो है E1 जो है वो -1/2v सिग्मा q प्राइम के सिग्मा 4πe²/q², और ये आपके पास nk प्लस q, और ये जो मैंने लिखा है शायद मुझे उस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ये मुझे शायद इस तरीके से लिखना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। ये बेसिकली f है और ये nk प्लस q सिग्मा है, nk सिग्मा है, और ये f है। अच्छा ये जो है ये अब आपको थीटा के एफ माइनस के वो इससे आ गया। अब टाइम शॉर्ट हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी से कर रहा हूँ, जिसमें गलती का चांस काफ़ी हो जाता है। अच्छा ये आपके पास थीटा फंक्शन आ गया, और ये के एफ माइनस के प्लस क्यू आ गया, और ये दूसरा में आ गया थीटा के एफ माइनस के जो ऊपर दिया हुआ, एक एन के से और एक एन के प्लस क्यू से। अच्छा अब आप बेसिकली इसको अगर आप चाहें शॉर्ट एंड में लिख सकते हैं वी क्यू, जिस तरह हमने पहले भी लिखते रहे थे, और हम अगर क्यू समेशन को देखें, कंसिडर क्यू समेशन, लेकिन दो है ना समेशन, एक जो है के पे है और एक क्यू पे है।
सिग्मा पे भी है। तो क्यू वाली को अगर हम कंसिडर करें तो ये -1/2v इसको पहले हम करने लगे। तो हम सिर्फ क्यू वाली समेशन को पहले कर रहे हैं। ये वी क्यू है, क्यू वाली सारी टर्म्स हम डाल लेते हैं, इसके अंदर आ जाएंगी जिसमें क्यू अराइज कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें भी क्यू है, यहाँ पे क्यू है, इस वाले में तो क्यू नहीं है, इसलिए इसको हम अलग रख देते हैं, वो के की समेशन में आ जाएगा। तो पहले क्यू वाली समेशन हम पहले कर रहे हैं। तो अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि लेट एक हम और वेरिएबल करते हैं जिसको हम k प्लस क्यू सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ k प्लस क्यू है तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा कि अगर हम वो कर दें। तो फिर हमारा जो है ये -1/2v जो है वो आपके पहुँच जाएगा सिग्मा क्यू प्राइम। ये v जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है कूलॉम पोटेंशियल का, वो अब आप क्यू प्राइम की टर्म्स में लिख रहे हैं। तो यहाँ से आपको ज़ाहिर हो जाता है कि Q जो है इट इज़ Q प्राइम माइनस के, जो मैंने इधर लिख दिया। और यहाँ पे आपके पास जो स्टेप फंक्शन है वो उधर सिंप्लीफाई हो गया, वो -Q प्राइम की टर्म्स में आ गया। और ये आपके पास जो इंटीग्रल बन गया। अब समेशन को आप इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम पहले कई दफ़ा देख चुके हैं। उसको कन्वर्ट करने के लिए आप इसको d3q पे कर लेते हैं, सच दैट q, क्योंकि फिल फर्मी c के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हैं ना आप, वो वैसे भी ये ज़ीरो स्टेप फंक्शन दे देगा। तो d3q है, चले मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2π³ है। ये जब आप समेशन को, ये जो समेशन है इसको इंटीग्रेशन में आप कन्वर्ट करें, यानी हमारा जो स्टैंडर्ड तरीक़ेकार है ना, तो वो हम पहले कई दफ़ा इसको देख चुके हैं। तो उसमें हमने कन्वर्ट किया, तो ये आपके पास आ जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है कूलॉम पोटेंशियल का, वो q माइनस के q माइनस के एब्सोल्यूट स्क्वायर्ड आ जाएगा। और अगर आप लॉ ऑफ कोसाइन इस्तेमाल करें तो ये जो है रिकॉल, या खाली इसको ले लें, तो ये है q² प्लस k² माइनस 2kq कॉस ऑफ थीटा, ठीक है जी। अब हम इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अबव, तो ये आपके पास आ रहा है। अभी हम सिर्फ q की वाली जो है समेशन जिसको हमने इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया, उसको हम जो है हैंडल कर रहे हैं। तो ये 0 to kf है। ये स्टेप फंक्शन सिर्फ आपकी जो है इंटीग्रेशन लिमिट को अफेक्ट करेगा, यानी स्टेप फंक्शन जो है, ये जो आपके पास इंटीग्रेशन लिमिट है उसको अफेक्ट करेगा। और इसको भी आप इधर q प्राइम कह लेना। तो ये q प्राइम को फिर वापस q कह दिया, क्योंकि फ़र्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि इंटीग्रेशन वेरिएबल है, डमी वेरिएबल। अब इधर सिर्फ ये किया है कि जो ये स्टेप फंक्शन है ना, ये नॉन ज़ीरो सिर्फ उसी सूरत में है कि अगर q प्राइम जो है वो kf से स्मॉल हो, इसलिए जो इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to kf तक तो आपको नॉन ज़ीरो दर्ज देगी, kf से अबव जो है वो ज़ीरो दे देगी, इसलिए वो आपकी लिमिट जो है वो 0 to kf ही रह जाएगी जिसमें नॉन ज़ीरो आए। अब हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसको लिखा हुआ है, क्योंकि नीचे कॉस ऑफ थीटा आ रहा है, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है इसको सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे हम जो है एक आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं इंटीग्रेशन की, और वो ये है, ये सारे स्टेप्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन टेबल्स वगैरह होते हैं जिनमें ये चीज़ें जब आप कैलकुलेट कर रहे हों तो वो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या मैथमेटिका वगैरह में भी पुट करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब ये शुरू में ये सॉल्व किया जा रहा था तो ये सारे इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया। तो ये आप बेसिकली तो अब हम मैथमेटिक्स ही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये -e²/2π जो k है वो इधर आ गया, ये 0 to kf है,
ये डी क्यू है, ये क्यू है, ये लॉग ऑफ के प्लस क्यू ओवर के माइनस क्यू। ये अब आपके पास रिज़ल्ट आया। अब आप जो है बेसिकली इसको थोड़ा सा और मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग अनदर आइडेंटिटी। इसको मैं जो ये वाला हिस्सा है, इसको मैं जो क्यू वाली समेशन है उसे ए से ज़ाहिर कर देता हूँ। सो लेट्स से वी बिकॉज वी हैव ए हेयर, तो ए को हम कह देते हैं कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस ई स्क्वेयर्ड ओवर 2 पाई के 0 टू के एफ डी क्यू क्यू। और आप लॉग को लिख सकते हैं इस तरीके से, लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए कि लॉग ए ओवर बी इज़ लॉग ए माइनस लॉग बी। उसको अगर हम इस्तेमाल करें तो ये लॉग ऑफ के माइनस क्यू आ जाता है। अब आपके पास दो इंटीग्रल्स हैं और इन पे हम ये आइडेंटिटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी आइडेंटिटीज़ जो है ना वो यूज़फुल हो जाती हैं इनको सॉल्व करने के लिए। ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि लॉग ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स जो है वो आपके पास आ जाता है एक्स स्क्वेयर्ड माइनस ए स्क्वेयर्ड ओवर 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस ए माइनस 1/4 एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर्ड। अच्छा, ये सब कुछ आप करें, अब आप बैठ सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हैं चीज़ें। तो ये अब आपके पास जो रिज़ल्ट है वो ये आ जाएगा 1 प्लस के एफ स्क्वेयर्ड माइनस के स्क्वेयर्ड। ये बाद में आप चेक कर लीजिएगा खुद से कि कोई गलती तो नहीं हुई। लॉग ऑफ के प्लस के एफ ओवर के माइनस के एफ। अच्छा, अब अगर आप उस तरह सोचें ना कि ये जो है इसको इस तरीके से भी सोचा जा सकता है कि जिस तरह हम अभी आपने थोड़ी देर जब हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था तो कई दफ़ा जो है अगर ये हम एनर्जी लिखें या चले ये गैलियम का अगर आप लिखें हैमिल्टोनियन, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये के सिग्मा समेशन ई के सिग्मा सी डैगर के सिग्मा सी के सिग्मा। ठीक है ना, यानी कि ये बीच में ये जो है ना बेसिकली द एनर्जी है। अब एनर्जी में दो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। एक तो है बेसिकली इधर ई के सिग्मा जो आपके पास है वो है एच बार स्क्वेयर्ड के स्क्वेयर्ड ओवर 2m जो कि काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूशन है, और दूसरी जो कंट्रीब्यूशन है वो ये ए है जो ऊपर दी हुई है, यानी कि ये ए, क्योंकि ये जो है ना ये परटर्बेशन की वजह से आ रही है। और समेशन जो के के ऊपर है और सिग्मा के ऊपर जो कि इधर मौजूद है जो भी परफॉर्म करनी रहती है, उसकी टर्म्स में मैंने लिखा है कि अगर हम चाहें तो इस तरह भी सोच सकते हैं। आप याद करें जैसे स्पिन वेव्स वगैरह में हमने देखा था कि जो आपके पास आप ड्राइंग लाइज जब हैमिल्टोनियन वो करते हैं तो उसमें एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑपरेटर होता है जो कि इधर है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये नॉन इंटरेक्टिंग या समझ लें काइनेटिक टर्म जो है ऑफ द एनर्जी कंट्रीब्यूशन है, और ये जो है ना ये आपकी कूलॉम इंटरेक्शन की फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है, और वो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ये आ रही है और इसमें एक नेगेटिव साइन भी आ रहा है जो कि ये जाहिर कर रहा है कि देयर इज़ अ लोअरिंग ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी व्हेन यू इंक्लूड कूलॉम इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अभी हमारा टोटल काम ख़त्म नहीं हुआ, मगर ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि ये आप सिंगल पार्टिकल एनर्जीज जो है वो इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, अब हम तो करेक्शन टू द एनर्जी मालूम कर रहे थे, तो हमारे पास ये जो है ऊपर वाली टर्म है माइनस ई स्क्वायर ओवर 2m, और अगर ये समेशन अब हमने इस्तेमाल करनी है, ये समेशन अब हमारी रह गई थी क्योंकि हमने कर लिया था, जो वेव नंबर वाली है ना वो रह गई थी, ये के वाली जो थी वो रह गई थी। तो सम ओवर स्पिन कर सकते हैं तो वो 2 दे देगा आपको। ये जो सिग्मा का सम है ना, ये सिग्मा का सम जो है ये 2 दे देता है, और बाकी आपके पास जो है ये के आ जाता है, और ये बाकी सब चीज़ें इधर आ जाएंगी आपके पास के एफ
के एफ स्क्वेयर्ड माइनस के स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाई 2k log of k plus kf डिवाइड बाई k माइनस के एफ। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना बेसिकली इसको भी आप जो है वो ये जो समेशन है इसको आप इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं v/2π³ जो हमारा स्टैंडर्ड है, और ये जो है ये d3k है, और k जो है क्योंकि इस स्टेप फंक्शन की वजह से, स्टेप फंक्शन भी साथ था जो मुझे लिख देना चाहिए था, किधर गया वो स्टेप फंक्शन, हाँ ये जो स्टेप फंक्शन भी साथ लिखना चाहिए था, तो स्टेप फंक्शन की वजह से जो लिमिट आ जाएगी वो 0 to kf आ जाती है। और आगे आपके पास जब बाकी सब चीज़ें ये आपने करनी। अच्छा, अब इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिख लें और उसको आगे परफॉर्म करें, तो आई लीव इट एज अ होमवर्क। तो अगर आप ये सारा कुछ करेंगे ना तो आपके पास जो E1 आ जाएगा ओवर n, वो आपके पास आ जाएगा -3e² ओवर 4 9। टाइम कम है, वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए फिर अपलोडिंग का इशू आ जाता है। 9/4π² 1/3 1/RS। जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, हमने अपने सिंपल से आर्गुमेंट से ये हासिल किया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 1/RS होनी चाहिए। तो वो हमने एक्सप्लिसिटली जब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कैलकुलेट की मैथमेटिकली, तो अगर आप ये सारे स्टेप्स कर लें, ये वाले स्टेप्स जो इधर हैं, तो ये अब आपके पास ये रिज़ल्ट आपके पास आता है। तो बेसिकली जो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगी वो ई की जो फर्स्ट ऑर्डर तक जो बनेगी E/n जो है, जो हम हासिल कर रहे थे ना, जो हमारा मेन एम था कि हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन मालूम करें, यानी कि यहाँ तक जो हमारे पास है। तो जो काइनेटिक एनर्जी टर्म हमने पिछले लेक्चर में मालूम कर ली थी, वो वाली अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो ये हम कह सकते हैं टू द फर्स्ट ऑर्डर ये 2.21/RS² है, ये काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूशन है, माइनस ये सारे नंबर्स को ऊपर से मल्टीप्लाई करें तो 0.916/R। ये चेक कर लीजिएगा, शायद हो सकता है फैक्टर आगे पीछे हो, तो ये आना चाहिए सूली तौर पर। तो ये जो है ये RS आ जाता है, और ये रिडबर्ग्स में आपकी यूनिट्स जो हैं वो रिडबर्ग्स हैं। ठीक है। तो ये अब आपके पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी पर पार्टिकल आ गई टू द फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड पर्टर्बेशन थ्योरी टू द फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। हायर ऑर्डर टर्म्स भी हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है ना, ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब जब कूलम इंटरेक्शन आपने शामिल की तो ये लोअरिंग ऑफ एनर्जी हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो हैज़ अ लोअर एनर्जी व्हेन यू इंक्लूड कूलम इंटरेक्शन, और इसको आमतौर से एक्सचेंज इंटरेक्शन कहा जाता है, या एक्सचेंज एनर्जी कहा जाता है पर इलेक्ट्रॉन। ये जो टर्म है ना, इसको एक्सचेंज एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है लिटरेचर में। और ये लोअरिंग ऑफ एनर्जी है, इसे सिर्फ हमने अगर आप याद करें तो वो कंट्रीब्यूशन ली है जो नॉन ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है पोटेंशियल एनर्जी की फर्स्ट ऑर्डर में, जहाँ पे स्पिन प्रोजेक्शन सेम, अप या डाउन सिग्मा और सिग्मा प्राइम सेम है। तो लाइक स्पिन जो हैं उनमें लोअरिंग ऑफ कूलम एनर्जी क्यों हो रही है? वो इस वजह से हो रही है बिकॉज द लाइक स्पिन पार्टिकल्स would on the average be further away from each other because of Pauli's exclusion principle, जिसकी वजह से अगर उनके दरमियान एवरेज डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो कूलम इंटरेक्शन एनर्जी भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो डिस्टेंस 1 के साथ एनर्जी जो है 1/r के साथ वेरी करती है। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो एनर्जी की कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगी, तो उसका मतलब कूलम रिपल्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, और उसकी वजह से जो है ये लोअरिंग ऑफ एनर्जी आ रही है। और इससे ये चीज़ भी ज़ाहिर होती है कि ये लोअरिंग ऑफ एनर्जी जो है, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन जो है वो लाइक स्पिन का है, अनलाइक स्पिन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है।
तो ये एक तरह से अट्रैक्टिव इंटरेक्शन को ज़ाहिर करिए। अट्रैक्टिव इंटरेक्शन इन द सेंस कि ये जो है लोअरिंग ऑफ एनर्जी हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये हो सकता है कि फेरोमैग्नेटिक स्टेट की तरफ सिस्टम जाए, अगर ये स्पिन अप और स्पिन डाउन का जो डिफरेंस है वो बढ़ जाए तो ये बात हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी टाइम कि ये जो है ये आपकी जो फील्ड फर्मी सी है उसमें अगर इंटरेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया जाए, जैसे कि हमने किया है पहली दफ़ा और हम देख रहे हैं उसके इफ़ेक्ट्स, तो उससे नई स्टेट्स ऑफ मैटर यानी मेटेलिक स्टेट से आप किसी और मैग्नेटिक जो है स्टेट में भी जो है ट्रांजिशन कर सकते हैं। उसकी तरफ हिंट इधर मिल रहा है। तो आज फिर हम इधर रोकते हैं और यहाँ से फिर हम अगली दफ़ा आगे बढ़